नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। इस वक्त बात बजट की। जी आपसे कुछ देर पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। मोदी सरकार का 10वां बजट है। कई सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी इस बजट से। खासतौर से जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनको उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, लेकिन उस उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतरा। और इस बजट की तमाम सारी बातें जिससे हम आपको बात कराएंगे, लेकिन जो उसकी मेन जो हाईलाइटें हैं कि हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ का खर्चा सरकार करने वाली इस वित्त वर्ष में। केन बेतवा प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए इस बजट में 1400 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। केन बेतवा नदी परियोजना पर सरकार कह सकते मोहर लगा दी केंद्र सरकार ने। इसके साथ ही डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी देश में, जिसमें पढ़ाई कराई जाएगी लोगों को, और इस सबने कोरोना काल में देखा भी है। इसके साथ ही जो इस वित्त वर्ष में 2022 और 23 में आप 80 लाख मकान बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। इसके साथ ही जो आधी आबादी शहरी होने का अनुमान है अगले 25 सालों में, उसको देखते हुए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। और ख़ास बात यह कि आर्थिक विकास दर 9.2% होने का अनुमान इस वित्त वर्ष में बताया गया है। इसके साथ ही ई व्हीकल को बढ़ावा देने की भी राज्य केंद्र सरकार की योजना है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर देश भर में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ज़मीनों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, LIC का IPO लाया जाएगा, और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे जो इस बजट में किया गया है। 1 से 12वीं तक की क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई होगी। अब ये एक बड़ी बात है इस बजट में प्रावधान में जो किया गया है। इसके साथ ही 2022 में यानी इस साल 5G सर्विस शुरू की जाएगी कुछ चुनिंदा शहरों में, और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार बाकी के देश में किया जाएगा। LIC का IPO जो कि लंबे समय से अटका हुआ था, बार बार कहा जा रहा था कि LIC का IPO आने वाला, वो उसकी बात की गई है। एयर इंडिया के हस्तांतरण की बात भी इस बजट में की गई है। हमने देखा पिछले दिनों ही इसका हस्तांतरण किया है। इसके साथ ही 75 जिलों में ई-बैंकिंग की सुविधा की जाएगी। युवाओं महिलाओं के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने की बात इस बजट में की गई है। RBI सबसे बड़ी बात है कि अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, और जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चल रहे हैं देश में, क्रिप्टो करेंसी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उससे होने वाली कमाई पर उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी ये करेंसी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ने वाला है इसको लेकर। इसमें अर्थशास्त्री हैं, BJP और बसपा के नेता भी हैं, उनसे भी समझेंगे कि इस बजट को कैसे दिख रहे हैं। टैक्स सिस्टम में सुधार की बात वित्त मंत्री ने की, इसको भी समझेंगे कि क्या कुछ इसमें किया गया है। टैक्स फाइलिंग में सुधार का मौके की बात की गई है। इसके साथ ही जो इनकम टैक्स रिटर्न में जो कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप मामूली सा जुर्माना देकर उसको ठीक करा सकते हैं। तो उम्मीदों का बजट, उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, इसको समझने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया, उसके पास सीधे चलेंगे। सबसे पहले उस पैनल से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजेंद्र कोठारी जी जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री है, वो इसमें जुड़े हुए हैं। BJP के नेता हैं शमसी आजाद, वो इस चर्चा में भाग लेंगे। इसके साथ ही शिवशंकर गौड़ भी है, समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम सारे मेहमान से हम समझेंगे कि आखिर इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है, क्या छुपा हुआ है, क्या उजागर हुआ है। सबसे पहले राजेंद्र जी आप ही के पास, इस बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। राजेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया उनसे हमारा। चलिए हमारे साथ शमसी अहमद जी जुड़े हुए। शमसी आजाद जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। इस बजट पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नीति और उनकी बातों को जनता तक पहुंचाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म। आज का बजट जैसा जनता इंतजार कर रही थी, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ, बाजार को नया आयाम लेता हुआ ये बजट। और आप देखेंगे कि शाम में शेयर बाजार में अजीब उछाल देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये उम्मीदें भरा बजट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक पर और डिजिटलाइजेशन पर किया गया है, क्योंकि जो देश इस पर काम कर रहा है वही देश आगे बढ़ रहा है। हमारे विकसित देश जो है, यूरोप में जो भी कंट्री आप देखेंगे, तो जो भी डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं वही देश आगे बढ़ रहे हैं, और उसी पर ये पूरा आज का बजट जो है वो पेश किया गया है। और धीरे धीरे हिंदुस्तान जो है विश्व की अग्रणी पंक्ति में सबसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। विश्व गुरु का जो सपना था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो यहाँ पर सच होता साकार होता दिख रहा है। और उसी पर भारत का ये बजट जो है आज पेश किया गया है, जिसमें सब कुछ जो है मिला जुला कर अगर देखा जाए
तो देश को डिजिटल बनाने पर काम किया जा रहा है और उस पर ही जोर दिया जा रहा है। तो उम्मीदों भरा ये बजट है। उत्तर प्रदेश के नजरिए से कैसे देखा जाए इस बजट को? उत्तर प्रदेश के नजरिए से ये बजट जो है पूरे संपूर्ण भारत देश के लिए है। उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव का माहौल है। अभी तो यहाँ पर हम जो कुछ भी अगर योजनाएं यहाँ पर लागू करेंगे या जो कुछ भी जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पर लागू करेंगे तो यहाँ पर जो विपक्ष जो है एक सांप की तरह फन काढ़े हुए बैठा हुआ है कि उस पर उसको जो है विरोध दर्ज करना है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए विशेष कोई बजट नहीं, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए बजट है ये। और भारत के लिए आने वाला 5 वर्ष जो है वो विश्व में एक अलग पहचान बनाने के लिए ये बजट पेश किया गया है। हमारे साथ शिवशंकर गौड़ भी जुटे हैं, सपा नेता हैं। शिवशंकर जी, इस बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार ने बजट में कुछ खास नहीं दिया जो होना चाहिए था जी। क्या होना था? जैसे लेकर पुरानी बातों को लेकर ही सरकार ने अपने मंशा को जाहिर किया, ना कि इसमें उन गांवों की बात हुई, ना ही उन किसानों के लिए बात हुई, ना ही बेरोजगार नौजवानों की बात हुई, ना ही देश में बढ़ती महंगाई की बात हुई। आप देखिए कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से बजट को पेश किया। बजट में क्या मतलब है? हमको नहीं लगता कि जनता के हितों में कुछ होगा। वो स्मार्ट सिटी का वादा कहाँ रह गया? वो स्मार्ट गाँवों का वादा कहाँ चला गया? वो शिक्षा पे बात नहीं हो पाई। मतलब पूरी की पूरी तरीके से पुराने बातों को ही उन्होंने नए तरीके से पेश किया, पन्ना लेकिन इसमें शिवशंकर जी, इसमें ये कहा है, सरकार ने प्रावधान किया है कि 25,000 किलोमीटर लंबे हाईवे की बात है, 80 लाख मकानों की बात है गरीबों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक हिस्सा उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी आएगा। सड़क की बात कर लें, चाहे मकानों की बात कर लें, इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर उपकरण है उस पर भी टैक्स में कमी की बात सरकार ने की है। सर, विकास के बारे में बात किया जाए तो विकास का पैमाना सड़कें नहीं हो सकती है। आवास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना आम मध्यम वर्गीय परिवार को लूटने का काम किया, अधिकारियों ने किस हद तक पैसा लेने का काम किया देने को लेकर, और सारे के सारे मकान अनियमित और गलत तरीकों से बनाए गए। ये सरकार क्या चाहती है? सरकार को अगर बात करना होता तो शिक्षा विकास के माध्यम से, बेरोजगार के बारे में कोई बात नहीं हुआ। बात उसी LIC के, सरकार ने इसमें कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार तो हर साल देने का वादा किए थे। आखिर रोजगार मिला? बल्कि जिन लोगों की नौकरियां थी कोरोना काल में उन लोगों की नौकरियां चली गई। छोटे लघु उद्योग बंद कर दिए गए। बड़े उद्योगपति चांदी काटे और छोटे उद्योगपति लघु उद्योग और बहुत छोटे छोटे जो व्यापारी थे, सर्वाधिक नुकसान हुआ। और मैं आपको बताऊं, अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारी रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। आप ये बताइए, जो पहले से अरबपति है, जो पहले से ही बड़ा उद्योगपति है, उसको खुश करके सरकार क्या दिखाना चाहती है? अगर बात होनी चाहिए थी तो बहुत छोटे व्यापारियों की बात होनी चाहिए थी, आम जनमानस की बात होनी चाहिए थी। 2 करोड़ रोजगार मंचों पर लगातार कहते रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। शिक्षा की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई, बल्कि आवास ऋण ज्यादा है, शिक्षा ऋण पे तो बहुत ज्यादा चार्ज है। सरकार ने बस पन्ना बदला है, बजट पुराना ही है, कोई मतलब नहीं है इसका। शमशी जी, क्या कहेंगे? आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि सरकार ने पुराना ही बजट है, नाम बदल दी है बस। हमने आपको पहले ही बताया था, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो बात की इसी वजह से की जा रही है कि ऑनलाइन आप जो है आपको बच्चों का वक्त बाद अच्छी डिग्री आप हासिल करें। सस्ती खोली जा रही है, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, गाँव से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये सारे काम का 80 लाख मकान बनाने का काम किया जा रहा है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि कोई भी मकान जो है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई इनके पास ऐसा कोई डाटा है कि जहाँ पर मकान जो है मानक के अनुरूप नहीं बनेंगे? ऐसा कोई डाटा है तो इनके पास इनको पेश करें। ये विपक्ष के लोग सिर्फ अपना जो है चुनावी वादा, यहाँ पर चुनाव है। मैं आऊंगा शमशी जी आपके पास। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक राजेंद्र कोठारी जी जुड़े हुए हैं। बड़ी गहरी उनकी पकड़ होती है बजट और उसके पीछे की क्या सरकार की मंशा है वो बखूबी जानते हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। राजेंद्र जी, इस बजट पर पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि आप पार्टियों के नजरिए से देखें तो एक पार्टी उसको अच्छा ठहराएगी, एक बुरा, लेकिन आपकी नजर में बजट क्या और क्या वो चीज है जिससे सरकार चूक गई या क्या होना था? पार्टी की नजर छोड़ दीजिए, मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश लगातार 7 साल से पिछड़ रहा है जी। हमारी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से कम है और देश की आय 1,80,000 है जी। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि जो हमारे गोल्डन बॉय हैं, जो 17 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी होने के बावजूद हमें
मध्य प्रदेश आर्थिक उन्नति में पिछड़ा है। और साथ में जो दिक्कत है, जब आप कहते हैं कि हाईवे बन गए, अगर हाईवे बन गए तो फिर भोपाल की सड़कें इतनी क्यों खराब हैं? और जब भोपाल की सड़कें खराब हैं तो बाकी गांव में क्या हाल है ये आप जानते हैं। बिल्कुल। और हाईवे जो बढ़े हैं वो ये कि स्टेट हाईवे को उन्होंने नेशनल हाईवे का नाम दे दिया। तो हमारी सारी दिक्कत जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश को फोकस करके बात बजट में हमारी आय कब 1,75,000 होगी इसकी बात हम करें। और हमारे गोल्डन बॉय ने, अगर किसानों की बात करते हैं तो विदिशा रायसेन और सीहोर को बारामती के मुकाबले क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ये सारी इच्छा शक्ति का अभाव है। और जो मिडिल क्लास को उम्मीद थी राजेंद्र जी की इनकम टैक्स स्लैब की, वो हुआ नहीं। और क्रिप्टो करेंसी में 30% सरकार ने टैक्स की बात की है, तो इसको किस नजरिए से देखें? क्योंकि आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहा है। देखिए, जो दिक्कत है वो ये है कि जिस मिडिल क्लास की हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं जी, तो 84% लोग तो हमारे गरीब हैं। हम जो रिलीफ दे रहे हैं बैंकों के लोन माफ करने की, वो तो अमित शाह के लड़के को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में दिलीप बिल्डकॉन पे हम रेड लगा रहे हैं। तो ये बड़ी विसंगति है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। मैं इशारा नहीं कर रहा, मेरी दिक्कत ये है कि सरकार किसी की हो, हमारी प्रति व्यक्ति आय, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ रही है। और हमारी विदिशा रायसेन सीहोर बारामती के मुकाबले नहीं खड़ा हो रहा है। तो हम तो इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी हो, तो आप क्या उम्मीद की जाए कि राज्य सरकार इस दिशा में कोई पहल करे? देखिए, सवाल ये है कि ये सब ठीक होता है जब हम रिव्यू करते हैं, हम हेडलाइंस नहीं देखते। जो हमारी मध्य प्रदेश की सारी दिक्कत है वो ये कि हमारे मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग कान के आसपास हैं, वो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, तो मुख्यमंत्री भी ये मानता है कि सब कुछ अच्छा है। ये दिक्कत मुख्यमंत्री की है और प्रदेश के लोगों को अपनी उन्नति की कोई इच्छा नहीं है। मतलब जो हमारे प्रदेश के लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गलती हम कह सकते हैं। नहीं, गलती तो देखिए, सवाल ये है कि अगर मैं स्कूल में पढ़ा ही नहीं तो उसके आगे आप मेरे को क्या असेस करोगे? तो हमारी सारी परेशानी है वो हमारा पिछड़ापन है। और हम दूसरे की आंख टूट जाए, मेरी 2 आंख टूटे उससे कोई दिक्कत नहीं, दूसरे की आंख टूटे। हमें जब तक हम उन्नति की राह पे नहीं चलेंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हम आगे कैसे बढ़ें, कंपेयर नहीं करेंगे, रोज रिव्यू नहीं करेंगे कि कहाँ गलती है। अब आप बताइए कि आज हमारे भोपाल में 108 रुपए लीटर पेट्रोल है और यूपी में 97 रुपीज पेट्रोल है। तो चिंता कोई कर रहा है क्या? क्या निर्मला सीतारमण 10 रुपए कम करा रही है? वो तो कह रहे हैं हमने टैक्स कम कर दिया, राज्य सरकारें करें। अरे तो राज्य सरकार, मैं तो यही तो बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 17 साल से आरएसएस का गोल्डन बॉय अपने 3 जिलों को नहीं ठीक कर पा रहा है और उनके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने, अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं, वो सब ठीक है। आम आदमी की बात करें ना अपन। चलिए, बीजेपी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई है। दिव्या जी, पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर आपकी। सर, मैं क्षमा चाहूंगी मनोज जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मैं माननीय कोठारी जी पर देना चाहूंगी, आपकी अनुमति हो तो। नहीं, पहले तो आप बजट पर, फिर कोठारी जी पर। ठीक है, तो पहले बजट पर। तो बजट बहुत राष्ट्रोन्मुखी बजट है और सबको बहुत बधाई। और इस तरह का बजट है जो भविष्य के लिए गढ़ा हुआ बजट है और ये वो बजट है जो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने वाला है। अगर हम ये बोले कि ट्रिलियन इकोनॉमी का बजट है, हालांकि वो पैंडेमिक के कारण थोड़ी सी उसमें दिक्कत जरूर आई, थोड़े हिचकोले जरूर आए, लेकिन ये भविष्य वक्ता का एक विषय है
और जहां पर एक जिसको बोलना चाहिए एक विजनरी का एक बजट होना चाहिए कि भविष्य में अगले आने वाले कुछ 10 सालों तक हम क्या दिशा तय करेंगे, दशा तय करेंगे, उस बात का ये बजट है। और इस बजट के लिए जो एक डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, वहाँ एक उसकी चर्चा हो रही है, एक आत्मनिर्भर होने की चर्चा हो रही है, जहां पर हम सारा का सारा डिफेंस का सामान हम अपने देश से लेंगे। ये बहुत बड़ा एक विषय है जिसमें हम अपने देश के बहुत बड़ा एक पैसा जो बाहर जाता था, उस पैसा को हम रोक कर विद इन द कंट्री यूज करेंगे। ये बहुत बड़ा एक निर्णय है। दूसरी, जहां एक आम आदमी तक जाने वाली बात है कि उनको मकान दिए जाएंगे, जो एक सपना था महात्मा गांधी का, वो सपना पूरा होने जाएगा कि हम 80 लाख लोगों तक एक मकान पहुंचाना। ये बहुत, इससे कहना चाहिए कि एक बहुत कॉन्फिडेंस वाला एक बजट होना चाहिए जिसमें हम 80 लाख लोगों को पक्के मकान देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत एक दृढ़ विश्वास का विषय है जिसको हम करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हर नल जल योजना, इतनी शर्म की बात है कि 70 सालों तक हम इस छोटे से काम को पूरा नहीं कर पाए, जिस काम को करने का बीड़ा उठाया गया है। इस काम को करने के लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए संकल्प चाहिए होता है, वो संकल्प हमने लिया है। वो हर घर तक नल पहुंचे, नल में पानी पहुंचे, स्वच्छ पहुंचे। तो ये पोर्टेबल वाटर जिस बात की कल्पना WHO करता था, उस बात को आज हम अगर प्रतिशत उसका हम करने जा रहे हैं और उसका हमने संकल्प लिया है, ये बहुत महान संकल्प है। तो जहां एक बात हमारी उड़ान की है, वही बात एक नीचे तक एक आम आदमी तक जाने की भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ जी नीलाभ शुक्ला जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। नीलाभ जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, पहले तो हम बताएं 2014 से हम आदिम युग में ही जी रहे थे दिव्या जी। हम आदिम युग में जी रहे थे, न पानी था न बिजली थी। दिव्या जी का जवाब बाद में देना नीलाभ जी, मैं चाह रहा हूँ पहले पूरे बजट पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर जब चर्चा करेंगे तब आप अपने इस बात को रखना जी। देखिए क्या है, पिछले अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि एक लोक लुभावन बजट पिछले 7.5 साल से प्रस्तुत करते आ रही, इस बार भी वही किया है। एक मीठी सी गोली, मीठी सी लॉलीपॉप जनता के मुंह फिर पकड़ा दी। ठीक है, पहले 2 करोड़ नौकरी की बात थी, अब 60 लाख नौकरी पे आ गए। 2014 में तो आपने वादे किए थे कि आय को कर मुक्त करेंगे, अब तो टैक्स स्लैब में कोई छूट ही नहीं दी, मध्यम वर्ग को कोई छूट नहीं है, किसानों के लिए कोई बात नहीं है, रोजगार की कोई बात नहीं है। मेरी बात कृषि उपकरणों में छूट की बात है इस बजट में जी। कोई छूट की बात, कोई रोजगार की बात नहीं, किसानों की कोई बात नहीं है, महिलाओं की कोई बात नहीं है। आपने पढ़ा नहीं है आपके पास जी। अब जिस तरह 7.5-8 साल से अपना बजट पेश कर रहे हैं, लोक लुभावन घोषणा घोषणा और घोषणा, मकानों की बात कर दी, कहाँ मकान रहेंगे। ये अंबानी और अडानी को प्रोत्साहित करना, उनको खुश करने वाला बजट। उद्योगपतियों की सरकार साहब, आज आप पेट्रोल की कीमतों पे कोई चर्चा नहीं, डीजल कीमतों पे चर्चा नहीं, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं, रुपया गिर रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं। रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। आज किस मुंह से वो कहा है, अब क्यों नहीं बोल रहे? अब कहा है सम्मान आपका? आत्मनिर्भर की बातें करते आ रहे हैं। आप कोरोना काल में दवा गोली इंजेक्शन नहीं दे पाए लोगों को, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आत्मसम्मान की बातें करते हैं, आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं। पूरे देश विदेश में आपको हमारे देश में थूथू हुई है, लोग बिना इलाज के मरे हैं, बिना इलाज के लोग मरे हैं। कितने एम्स बनवा दिए आपने? चलिए मैं आऊंगा नीलाभ जी आपके पास। राजेंद्र जी, एक और चीज है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ का बजट रखा गया, लगभग 2 दशक से योजना लंबित थी। तो इसको क्या एक अच्छी शुरुआत माने कि एक कदम आगे बढ़े इस दिशा में? नहीं, देखिए केन बेतवा से अगर बुंदेलखंड में इरिगेशन बढ़ता है तो बहुत खुश खबर है, और जब इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जी बिल्कुल, लेकिन एक शुरुआत तो ही कम से कम 22 साल से कि कभी MOU हो रहा है, कभी बातचीत हो रही है, कभी बिजली को कभी पानी को लेके झगड़े हो रहे हैं। कम से कम एक बार बजट का प्रावधान है तो उम्मीद तो की जानी चाहिए कि शुरुआत तो हो जाएगी। देखिए बजट के प्रावधान तो जो हैं वो जो होते हैं, मैं तो मध्य प्रदेश की स्थिति बताइए आप कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। जो सारे बजट के प्रोविजन के बाद मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से 1,75,000 कब हो जाएगी और कब हम भारत के नागरिक हो जाएंगे, इस पे विचार करिए। बिल्कुल दिव्या जी, जो सवाल उठाया राजेंद्र जी ने, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय देश की 1,80,000 और मध्य प्रदेश की 1 लाख से भी कम है, एक बड़ा एक
गैप है ये, इसको कैसे भरेंगे? माननीय सम्माननीय बहुत अति सम्माननीय कोठारी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी सर, अभी तो फिलहाल केंद्रीय बजट डिस्कस हो रहा है और केंद्रीय बजट और आप मध्य प्रदेश के नाग अलापने में लगे हुए, थोड़ा सा मेरे हिसाब से अपन केंद्रीय बजट पे थोड़ा अपना केंद्र कर ले और फिर उसके बाद अपन उस विकेंद्रीकरण पे भी आ जाएंगे, उसकी भी चर्चा हो जाएगी। जहाँ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है 1400 करोड़ का, उस पर आप चर्चा न करके और फिर आप बार बार वही अपने प्रोजेक्ट वो 46,000 करोड़ का 1400 करोड़ का बजट प्रोविजन किया गया है जी। हाँ, तो मैं आपसे थोड़ा सा एक निवेदन चाहूंगी। दूसरा, नीलाभ जी से मैं चर्चा करना चाहूंगी। नीलाभ जी, हम वाकई आपके थोड़े से उस बात का जवाब दे दूं कि हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम आदिम युग में जी रहे थे, तो सर मुझे जहां तक याद है जब मैं छोटी थी और तब से मैंने सुना कि इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ और नेहरू जी ने भी एक नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा सुनते सुनते बड़े तो हो गए, लेकिन वो गरीबी उनकी वही रही, वो गरीबी में बदलाव नहीं आया। जो आप सो-कॉल्ड अमीर थे वो बहुत सारे अमीर हो गए और जो गरीब थे वो वही झोपड़ियों में रह गए जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली और हमारा व्यक्ति पढ़ता रहा और आपकी झोलियां भरती रही, आपकी जेबें भरती रही, आपकी जितनी प्रॉपर्टियां थी वो बढ़ती रही, हम वही देखते रह गए। तो ये फर्क था जो हमने तब देखा और अब देखा। आप जिस मखमल की जाल की बिछी हुई सड़कों पर घूमते हैं सर, वो मखमल की जाल की बिछी हुई सड़कें सब इसी सरकार ने दी है। इस बात का अगर आपको न इल्म हो, इस मखमल में बहुत छेद है दिव्या जी। राजधानी भोपाल, आप इंदौर में रहने वाली, इंदौर के हाल देख लीजिए, ये तो महानगरों की बात है। बहुत सही बात कर रही है। जिस स्कूल में आप, जिस हॉस्पिटल में हम पैदा हुए वो शायद मोदी जी ने बनाया था, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ आप पढ़ी वो शायद मोदी जी ने बनाया था, जिस मेडिकल कॉलेज शायद मोदी जी ने बनाया था, हमारे मोदी जी ने बनाया था। आप लोग अटल जी तो देश के पुरुषार्थ को गाली मत दो, देश के पुरुषार्थ को गाली मत दो। मोदी जी की अंडे में देश के पुरुषार्थ को गाली दे रहे हैं, देश के पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं आप। तैयारी रखिए। नीलाभ जी, आप ऐसे समझिए, अभी पिछले दिनों शिवराज जी ने कहा कि उनके बब्बा भी कांग्रेसी थे, इसलिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लें। आप टेंशन क्यों लेने में लगे हुए? आपके युग में अगर प्रगति नहीं हुई, आप ये बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, ना लाल बहादुर शास्त्री जी को आपने मर मिटा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति किसान की बात कर रहा था, जवान की बात कर रहा दिव्या था। जी, उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है बजट पे बात कर रहे हैं। अच्छा, शमशेर आजाद भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो शमशेर आजाद, जो बजट आया है और उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे कि केन बेतवा लिंक परियोजना की, प्रभावी होगा ये। मैं आऊंगा नीलाभ जी आपके पास, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हैं, बहुत लंबे समय से बारी का इंतजार कर रहे थे जी। समझिए, कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है, कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है कि हमेशा विकास के कार्यों में रोल अटकाने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती चली आई है। और ये पुरुषार्थ की बात करते हैं, इनके तो यहाँ पार्टी का नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 50 साल की महिला, अब उनको ये यकीन हुआ कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये पुरुषार्थ की बात भी नहीं कर सकते और ये विकास की बात भी नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है और परिवार जिस तरीके से कभी न कभी किसी न किसी हादसे का शिकार होकर खत्म हो जाता है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का भी जनाधार पूरे हिंदुस्तान से धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। ये एक बीमारी है जो देश को बांटने का काम करती है, एक बीमारी है जो देश को विघटनकारी ताकतों को मजबूत करने का काम करती है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये प्रण लिया है कि जब तक हम ऐसी ताकतों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस पार्टी का आप देख रहे हैं कि जनाधार आज उत्तर प्रदेश में ये हालत है कि इनके पास पुरुष जो है टिकट लेने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने नया शिगोबा छोड़ा है कि महिलाओं को बहकाने का, महिलाओं को भड़काने का काम शुरू किया है। इसमें बाद में बात करें, मैं तो चाह रहा हूँ बजट की बात, क्योंकि बजट की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। बजट की बात में किसानों का भी ध्यान रखा गया, महिलाओं का भी ध्यान रखा गया। और हमने सबसे पहले आपको बताया कि विश्व जो है एक तरीके से एक ताकत जो बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो हिंदुस्तान को डिजिटलाइजेशन जो है कराने के लिए मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काम किया है। उन्होंने डिजिटल मुद्रा चलाने का काम किया है। तो सबसे बड़ा रोजगार, आपको नहीं लग रहा है कि देश के एक बड़े हिस्से में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी शामिल है, जिसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, मोबाइल में सिग्नल नहीं आते हैं, तो ऐसे में डिजिटल कैसे करेंगे? आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो कौन सा दौर है ये?
ये डिजिटलाइजेशन की वजह से ना बात कर रहे हैं, साफ सुथरी आवाज है, बेहतरीन नेटवर्क के कमरे के लेकिन अंदर मैं बैठा हूं। 140 करोड़ की आबादी में केवल आप हम नहीं है ना। नहीं, जो भी है, जो भी नेटवर्क यूज कर रहा है, जो भी पहले होता, पहले बैंकों में हम लोग जाते थे, लाइन लगाकर पता चला कि सर्वर डाउन हो गया, 2 घंटा लाइन लगे हुए, 3 घंटा लाइन लगे हुए। आज किसी भी बैंक में ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां का सर्वर डाउन हो जाए या नेटवर्क फेल हो जाए। सारी चीजें नेटवर्क प्रणाली पर ही चल रही है, सब कुछ जीपीआरएस पे चल रहा है, सारा कुछ जो गूगल पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है मोदी जी का एक सपना था कि देश को डिजिटल बनाने का, और आज उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी लेकिन जी उसी कंप्यूटर कामयाब मोबाइल से कर रहे हो ना आप, ये जो राजीव गांधी ने दिया था। यानी कुछ ना कुछ अब योगदान तो राजीव सभी का है ना इस देश में। राजीव गांधी, अफसोस है कि हमको उस दौर में राजीव गांधी पैदा हो गए थे। अगर उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो आज हम भी जो अमेरिका की तरह बड़ी ताकत के रूप में होते, आज हम भी जो है चाइना के ऊपर सर पे चढ़कर बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, राहुल जी ने जो देश को पीछे ले जाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई भी काम, जैसे कि हमारी बहन ने अभी बताया कि गरीबी हटाओ का नारा दिया, किसान जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो आज तक इसमें सफल नहीं हो पाई है। 40 एक नारा सालों तो तक आपने भी दिया ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका विकास, 45 लाख मकान, 45 लाख मकान जो हमने बनाए हैं, उसमें 10 लाख से ज्यादा मकान जो है वो हमने मुसलमानों को दिए हैं। और इसके बाद फिर हमने जो लक्ष्य रखा है, तो इसीलिए रखा है हमने, जो भी योजनाएं दी हैं उसमें कहीं पर भी फार्म में आप देख सकते हैं, कहीं पर भी जाति का नाम नहीं लिखा गया है कि हम इस जाति के लिए ये योजना बना रहे हैं, हम इस जाति के लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में नहीं, समूचे भारत में जो है ऐसा कहीं पर भी काम नहीं है। जाति को अलग करने, हमने जाति को एक करने का काम किया है, और हम वो सारी ताकतों को लेकिन उसी एक उत्तर कर रहे हैं। प्रदेश में आपने एक भी अल्पसंख्यक को वोट नहीं दिया है ना, तो वो आपकी जो टिकट नहीं दिया अभी तक। टिकट लेने के बाद देखिए यहाँ पर अलग है, मुसलमानों ने यहाँ पर समर्थन दिया, मैं भी मुसलमान हूँ, हम लोगों ने जो है देश हित में समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को टिकट लेकर, और उसके बाद जो उनकी जाति को जो है तो शून्य पर पहुंचाने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी का काम है सम्मान देने का काम है, अधिकार देने का काम है। भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को, ओबीसी को, सबको सम्मान दे रही। इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए क्या खास बात है? इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए ये है कि मदरसे को जितना हो सके शिक्षित किया जाए, मदरसे में सभी तरह की एजुकेशन जो है शिक्षाएं दी जाए। और अभी जैसे कि पता चला कि सभी कॉलेजों में क्षेत्र वाइज जो है क्षेत्रीय भाषा का जो है वो पूरी तरीके से विकास किया जाएगा। तो ऐसे ही और उसके बाद छोटे छोटे जो कारोबार हैं, जिसको हुनर हाट के माध्यम से आप केंद्रीय योजना चल रही मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में, आप देखिए हुनर हाट, जिसमें हर जिले की एक छोटी से छोटे काम को जो है वो पूरे भारत में जो है एक प्लेटफॉर्म दिया गया हुनर हाट के माध्यम से, और ये जगह जगह कारोबार जो है काम कर रहे हैं, कारोबारी। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। राजेंद्र जी, इस बजट में दो चीजें हैं, 25,000 किलोमीटर के हाईवे की बात है और 80 लाख मकानों की। तो आपको लगता है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ बड़ा सुधार आएगा? देखिए, जो सारी समस्या मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ जी, कि आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, जब गरीबी की बात होती है तो मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ ना, कि देश का बजट बना है तो मध्य प्रदेश को क्या मिला। उत्तर प्रदेश से निकलिए कोठारी जी, उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश से बाहर आएंगे 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 दिव्या जी, सुन लीजिए उनको जी। सर हर बात जी कोठारी जी। और जो विजय जी का प्रॉब्लम है, विजय जी बताएं कि 17 साल से बीजेपी की सरकार है, तो 17 साल में गोल्डन बॉय ने हमारे प्रदेश को गोल्डन क्यों नहीं बना पहले तो दिया? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री को गोल्डन बॉय अगर कह रहे हैं तो सम्मान पूर्वक कहें, सम्मान पूर्वक कहें, किसी का नाम भी जो है इस तरीके से गोल्डन बॉय कहकर उसके महाराज न उड़ाएं। और हकीकत में गोल्डन बॉय न होता तो वो 3 बार से मुख्यमंत्री न बनता है। प्रदेश की जनता उनको जो है वोट दे रही है, प्रदेश की जनता उनको चाहती है। थोड़ा सम्मानजनक नहीं है, और आपके लिए भी और हमारे लिए। और आप विश्लेषक के तौर पर यहाँ पर है, तो आप पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आप बता दी, घोषित कर दिए कि मैं भाजपा मैं तो पार्टी प्रवक्ता के तौर पर बोल ही नहीं रहा, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप तो पार्टी प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। प्रवक्ता की तरह ना आप ये आपका सोच है, आप ये बोल आपका दीजिए कि मैं सोच है, मेरा कांग्रेस की तरफ सोच से हूँ। नहीं है ये। आप बोलते हैं कि मैं कांग्रेस का हूँ, बसपा का हूँ, जिस पार्टी का आप बता दीजिए, तो आपको हम लोग उसी तरीके से आपसे बात करें। विशेषज्ञ हैं तो विशेषज्ञ की तरह चर्चा करें। आप चर्चा करें तो विशेषज्ञ की तरह बात करें। चेक करेंगे। पढ़े लिखे आप है, काबिल सम्मान करते हैं हम लोग आपका, तो आप बात जैसा करें, भाषा का इस्तेमाल करें। टीवी पे आप बैठे हैं, नेशनल चैनल पर बैठे हैं, आपको सारी दुनिया देख रही है। चाहिए आप अपनी अनबाइस्ड ओपिनियन दीजिए ना सर।
तो मैं अपने एंड पे ओपिनियन दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जीडीपी आए 1 लाख है। जी जी, बोल दीजिए दिव्या आपने जी। बजट नहीं देखा है और आप बजट देखे बगैर यहाँ पर आ गए बोलने के लिए। तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर आप बजट सत्यता कह रहे हैं तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप सत्य स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? तिलाब जी आप आपका कह सकते हो। बिल्कुल दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो सत्य बात कहता है तो आपको सत्य इतना बुरा क्यों लग रहा है? और सत्य चलो का गुलाब जी, आपकी एक प्रतिक्रिया आखिरी। ये सच का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? तिलाब जी आपका विशेषज्ञ नीलाम जी आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि अगर सब कुछ वाकई इतना अच्छा है फिर आपको परेशानी क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें या देश की बात करें, हम तो सब 2014 से जो विकास हुआ है दिव्या जी कह रही है। हमें तो मालूम स्टील जो हमारे समय 3600 था आज 5500 है, रेट 1500 थी आज 6000 है, फोन का रिचार्ज हमारा समय 100 रुपए में होता है 700 रुपए में हो रहा है, सिलेंडर 350 में था 1000 में, खाने का तेल 200 रुपए किलो है, पेट्रोल 70 रुपए 110 रुपए लीटर है। आपके पास 2014 में मारुति 100 हुआ करती थी, आज 500 है। बेरोजगारी 2% आज 22% है, गरीबी रेखा चल आज 90 करोड़ है। ड्राइविंग लाइसेंस 250 बनता है, 500 बनता है। अरे तेरे साहब इतना विकास 17 साल विकास नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता मेरे विकास के विकास नहीं विनाश है। जिसको विकास है ढिंडोरा पिटेंगे। सिंह के समय थी और हमारे समय और आपके समय है कि विकास है। विनाश बिल्कुल तय है सर। चलिए नीलाम जी बहुत धन्यवाद आपका। तो स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? तो स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? आपने पहले कहा था कितने एम्स बना दिया? दिव्या जी क्या कह रहे हैं? स्मार्ट सिटी और कई सारी योजनाएं हैं जो अभी तक अधर में है। हुआ कितने एम्स बना दिया आपने बताया? मोदी ने कितने एम्स खड़े कर दिया आज तक ये बता दे मुझे। स्टार्टअप इंडिया क्या हुआ? स्टैंडअप इंडिया योजना का क्या हुआ? मेक इन इंडिया में कितने कारखाने आपने खड़े कर दिए? इससे व्यापक बहस होना चाहिए। क्यों बुरा लगता है आप लोगों को? जब आपके पुराने वादे 7.5 साल जो आपने किए, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? लेकिन नीलाम जी इस बजट में एक और प्रावधान भी है कि जो किसान है 163 लाख किसान है उनके उनसे 1208 मीट्रिक टन गेहूं धान खरीदा जाएगा और एमएसपी का जो पैसा है 2.37 लाख करोड़ वो सीधे उनके खाते में जाएगा। तो ये आपको बड़ी उपलब्धि नहीं लगती? देखिए 7.5 साल से यही इनकी बकवास सुन रहे हैं। कुल मिला के फायदा होता है अंबानी और अडानी का। कुल मिला के फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी संपत्ति अरबों खरबों में बढ़ जाती है, आम जनता की आय कम होती है, गरीबी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग बेइलाज मरते जा रहे हैं, किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। ये सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, लोग लुभावन घोषणा कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, उसको देखते लॉलीपॉप जनता को दे रहे हैं, भ्रमित करते हैं जनता को। लेकिन ये स्थिति तो सब दूर है ना, क्योंकि राजस्थान का डाटा 2 दिन पहले आया जिसमें कहा गया कि देश में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, वो राजस्थान में है। वहां तो आपकी सरकार है। तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जो सारे देश के लोगों को, युवा बेरोजगार हो, उसका लाभ मिले, बजाय इसके कि राज्यों के हिसाब से हम उसको देखें? पंजाब में किसान आत्महत्या कर ले, शायद इनको पता नहीं है। पंजाब में इनकी सरकार है, यहाँ किसानों की आत्महत्या और किसानों की हालत इतनी खराब है कि आप बताया नहीं जा सकता। पाया जाता है मीडिया से जो है किसानों को बात नहीं करने दिया जाता है। आप वहां का देख लें, आप क्या बात करेंगे? कांग्रेस जो है सिमटती हुई पार्टी है, कांग्रेस एक जो है मिटती हुई पार्टी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़ कर बड़े बड़े नेता इनके भाग रहे हैं। ये कहाँ डूबते जहाज में कब तक आप भी सफर करेंगे? आप भी बड़े भाई, आपको भी मैं अगर बता रहा हूँ, राजनीति अगर करना चाहते हैं तो अच्छी पार्टी का चुनाव करिए। और कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा नहीं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल धरातल में चली गई सिर्फ इसी वजह से कि अपने परिवार को अपने परिवार को लेकर चलने वाली पार्टी, अपने परिवार को लेकर चलने वाली पार्टी कभी किसी का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत देश को एक करने का काम किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे सलमान हो, चाहे महिला हो, सलमान हमने राजनीति करके बोलेंगे तो सुनने में भी आएगा। हमने उत्तर प्रदेश में भी काम किया, हमने बिहार में भी काम किया, हमने महाराष्ट्र में भी काम किया। हमारी सरकार जहाँ रही वहाँ के लोग हमको याद कर रहे हैं। और एक बार दोबारा से जो प्रधानमंत्री आप देखिए कि 2019 में दोबारा से जो अगर बनाया किसी ने तो कुछ वजह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आई है। आपके पास रह क्या गया संगठन के नाम पर? वो भी लंबे समय, शमशी जी लंबे समय 4-5 दशक कांग्रेस भी सत्ता में रही है। अगर ये पैमाना है तो फिर तो वो आपसे आगे हैं।
अगर सत्ता में रहना पैमाना है तो। आज विकल्प क्योंकि हमने जनता के पश्चिम पास है। बंगाल में भी देखा, ज्योति बसु कितने लंबे समय मुख्यमंत्री रहे और आप ही लोग कहते हैं कि वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, रमन सिंह कितने समय रहे, मोदी लंबे समय रहे, मध्य प्रदेश में शिवराज जी लंबे समय से। हमने दक्षिण भारत में देखा, करुणा दीदी, जयललिता बारी बारी से रहे हैं। आज जनता जागरूक नहीं थी, जनता शिक्षित नहीं थी, आज जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़े लिखे हिंदुस्तान की जनता है। ऐसे नहीं विश्व के जो है तो आर्थिक पटल पर जो है नंबर 1 भारत को गिना जा रहा है। इसी वजह से भारत की जनता ने सूझबूझ का परिचय दिया है दोबारा। दिव्या जी, इस बजट की 5 अच्छी बातें क्या है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा, मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे उसका जवाब दूंगी। एक बात है कि जो सड़कों पर जाल बिछाने की बात बार बार हो रही है, देखिए ये मान के चलिए सड़कें जो होती है एक किसी भी देश के लिए के समान है, जो एक शरीर में होती है। जो एक कनेक्टिविटी होती है, वो कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा और प्रगति का सबसे बड़ा अगर कोई द्योतक है तो ये सड़कें। प्रगति जो शहर से लेकर रूरल एरिया तक जाती है और वहां से सामान का आवाजावी होती है जो शहर तक आती है। और जब एक प्रगति क्यों, मतलब उस समग्र विकास सिर्फ उन सड़कों के माध्यम से होता है। तो एक सड़कों का जो जाल फैल रहा है पूरे के पूरे, एक सबको आवाज का एक बहुत बड़ा घर की छत है, हम सब से क्यों छत नहीं, हम बेघर जो उन लोगों से नहीं, ठंड कारण कहते हैं जिनको जिनकी महिलाओं को फैन भी चला दो। तो ये सब जो तो तीसरा जल बहुत बड़ा एक काम है, हर तक पानी उस महिला के लिए इसको मीलों भटकर होगा कि कल्पना करना हम शहर में बैठे नहीं कर सकते, करना। चलिए दिव्या जी, हमारे साथ पूर्व सांसद है प्रताप भानु शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है प्रताप भानु जी आपका। प्रताप भानु जी, डेट पर पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि जो दिव्या जी और जो बाकी सहयोगी उन्होंने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है, आपकी नजर में इस बजट पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए मनोज जी, ये 2-2.5 साल के कोरोना पैंडेमिक के बाद प्रस्तुत किया हुआ एक बहुत ही साधारण बजट है, जिसे हम ये कहें कि जुमलेबाजी का बजट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। यदि कोरोना काल में यदि वित्त मंत्री इसे अमृत काल का बजट बता रही हैं, इससे बड़ी अकल का दिवालियापन कुछ नहीं हो सकता। तो कहां से कोरोना में कितनी कठिनाई से निकल के देश में आए हैं, 2-2.5% का जो विकास दर रही है, इन 2.5 साल 3 साल का एवरेज निकाल लीजिए आप, इतनी कम घटी हुई विकास दर आजादी के बाद कभी नहीं रही। इसलिए बजट से, अरे सुनिए दिव्या जी, आप पहले बीच में मत बोलिए, इतनी कम विकास दर आजादी के बाद कभी नहीं रही। इस साल के बजट में हम अच्छे प्रावधान की उम्मीद कर रहे थे कि नौजवानों के रोजगार देने में अच्छा बजट आएगा, महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए अच्छी बात कही जाएगी, किसानों को एमएसपी करने का कोई एमएसपी घोषणा करने का कोई फार्मूला दिया जाएगा, जिसके साल भर आंदोलन चला किसानों का। आप ज्यादा खरीद रहे हो ये एक अच्छी बात है, परंतु उसकी न्यूनतम प्राइस कैसे तय करोगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। और किसानों की आमदनी दुगनी 2022 तक की जाएगी, ये किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो उसका भी कोई जिक्र नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। और इस तरह से इसको आगे बढ़ाए, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहां गई बुलेट ट्रेन, कहां गए 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात। मनोज जी, पिछले 2.5-3 साल में 1.26 करोड़ लोग नौजवान बेरोजगार हुए हैं। ये सीएमआई का आंकड़ा है, मेरा नहीं है, उन्होंने ही आंकड़ा प्रस्तुत किया है अभी 1 हफ्ता पहले। इनको रोजगार देने के प्रावधान क्या है? आज सरकार में 20 लाख नौकरियां हैं जिनमें रोजगार दिया जा सकता है। 5 लाख स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 5 लाख शिक्षा के क्षेत्र में, और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी। किसने रोका था नौकरी देने के लिए? किसने रोका था इन एम्प्लॉयमेंट के लिए? यदि हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होता है तो उसकी संरचना वैसे की जाती है। यदि आप गौर करें, जो मैंने स्टडी करी है सुबह,
39.45 करोड़ का बजट है, 39.45 करोड़ लाख करोड़ का जी। जो हम खर्च करेंगे, परंतु आमदनी से आ रहा है 22 लाख करोड़। बाकी कहां से आएगा? बोरोइंग करोगे, लोन लोगे, या एसेट्स को बेचोगे, भारत के देशों को, देश की बनी हुई पब्लिक सेक्टर को बेचोगे? ये एक अच्छा बजट नहीं है जिसमें इतना घाटा हो, फिस्कल डेफिसिट हो। इसे कैसे अच्छा बजट जस्टिफाई कर सकते हैं? आप हमारे भारत के पब्लिक सेक्टर एसेट्स को बेचोगे, कहीं एयर इंडिया बेच दिया, कहीं बीएसएनएल को बेचोगे, कहीं पब्लिक सेक्टर को बेचोगे, कहीं एयरपोर्ट को बेचोगे, कहीं रेलवे को बेचोगे। ये कोई तरीका है क्या? आपको अपने बताइए रिसोर्सेज दिव्या जी। मोबिलाइज करना चाहिए, एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। एक्सपेंडिचर कम करने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी को इनकम टैक्स में जो राहत देना चाहिए, जो स्लैब बढ़ाना चाहिए थी, वो भी नहीं बढ़ाई है। बिल्कुल, आऊंगा कोई दिव्या जी आम आपके आदमी पास। को कोई राहत नहीं है। जी दिव्या जी। दिव्या जी का गले नहीं उतरेगी मेरी बात। सर प्रणाम आपको पहले। जी, हमने भी आपको दोनों हाथ से प्रणाम कर लिया। आपके गले नहीं उतरेगी मेरी बात, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पर यह बजट को पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही ऑफेंड नहीं है मेरी रिएक्शन। जी सर, बिल्कुल सर, आप मेरे बहुत सीनियर हैं, आपको प्रणाम करते हुए आगे चलूंगी सर। आपके नहीं, बिल्कुल आगे चलिए, आप और आगे चलिए। हमें जो चलना है हम तो चलते रहते हैं, पूरा देश आगे बहुत आगे चले। बढ़े। हमारी शुभकामनाएं। हम तो चाह रहे हैं पूरा देश आगे चले। जी। हर बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो यही कहते हैं कि 135 करोड़ लोग जब हाथ से हाथ जोड़ एक साथ मिला के आगे चलेंगे, तब कल्पना करिए कि देश कहाँ पहुंचने वाला है। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विरोध करने के लिए विरोध करना हो, इस बात का विरोध ना करे, कुछ अच्छी बातें जो आई हैं उन बातों के ऊपर ध्यान दे। इस बहुत बुरे दौर में से निकल के आने वाला देश है, जिस देश ने अपने आप का एक प्रतिमान स्थापित करा है, स्पेशली उन देशों के सामने जिन देशों को अभी हमने उनका हेल्थ सारा का सारा सिस्टम, बड़े बड़े देश, उनको हमने हेल्थ सिस्टम चरमराते हुए देखा है और उसका विनाश देखा है। उसके सामने भारत आज वैक्सीन इंपोर्ट करने वाला देश जो हो गया है, जिसने सबसे पहले अपनी वैक्सीन बनाई, उस बात का लेके हम सबको गर्व करना चाहिए। किसी एक को उसका चेहरा न बांधते हुए भी इस बात को लेके गर्व करे कि हमने वो देश लेकिन बनाया है। शर्मा जी ने सवाल कुछ दूसरे उठाया दिव्या जी, वो वैक्सीन की तो बात ही नहीं कर रही, उस पर तो शायद वो भी साथ है अपनी आपके। बात कहेंगे। नहीं सर, दूसरी मैं बात कहूंगी, दूसरी जो मैं बात कहना चाहती हूँ सर। दिव्या जी दिव्या जी एक बात का जवाब दे दीजिए आप। हमारा बजट है 39.45 लाख करोड़ और आमदनी हो रही है 22 लाख करोड़। जी। ये डेफिसिट कैसे पूरा करेंगे आप? सर ये तो क्योंकि ऐसा लगभग है 40% का डिफरेंस है ये, जी। मोटा नहीं है। ऐसा है कि सर ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमेशा हर वर्ष, और आज नहीं वर्षों से डेफिसिट का बजट पेश होता आया है। इतना नहीं, हमें डेफिसिट का बजट अच्छा होता है, परंतु 40% डेफिसिट नहीं होता, 40% नहीं होता। सर ये डेफिसिट का बजट जो होता है, ये डेफिसिट का बजट वर्षों से हर देश करता आया है। मेरी बात का जवाब दे दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो आप। तो अर्निंग मॉड्यूल, इसका अर्निंग मॉड्यूल आप और हम जानते हैं कि अर्निंग मॉड्यूल हम लेकर आए हैं। नहीं, आप और शर्मा जी जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं दर्शकों को भी बता दें। सर ये तो अर्निंग मॉड्यूल तो धीरे धीरे आते हैं, वो सब आएंगे, उस बात को लेके होगा। लेकिन ये डेफिसिट का बजट हर वर्ष आता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। कांग्रेस ने भी पेश करा हो या मनमोहन सरकार ने। डेफिसिट का बजट अच्छा माना जाता है, कोई बात नहीं है, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये घाटे की पूर्ति के सोर्सेस क्या है? अरे सर वो सब आप और हम जो बैठे हुए हैं, आप और हम बैठ के अर्थशास्त्री है भी नहीं, और हम सब अच्छा जानते हैं कि देश जो जा रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है। अब हम ये बात राजन जी से समझ लेते हैं। राजन जी, ये इतना ज्यादा जो डिफरेंस की बात हो रही, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जो दिक्कत है वो ये है कि विजया जी को तो ये भी नहीं मालूम कि वैक्सीन का कारखाना कब लगा था हिंदुस्तान में। तो जो हमारी परेशानी है वो ये कि जब तक हम पार्टी से ऊपर चल के बात नहीं करेंगे तो बात नहीं। और जो वैक्सीन का कारखाना लगा और जो प्रताप जी भानु जी पूछ रहे हैं कि ये डिफरेंस कहाँ से आएगा, तो ये जो हम 2 और 3% डेफिसिट बजट पेश होता था, वो अगर 40% डेफिसिट हो गया है तो इसका जवाब तो हमें ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि हम अपने जो
परिवार के गहने बेचकर कब तक आप खाना बनाएंगे अपने घर पे? आपने पब्लिक सेक्टर LIC को बेचने की बात कर ली, आपने एयर इंडिया को बेचने की बात कर ली, आपने BSNL को बेचने की बात कर ली, आपने रेलवे को बेचने की बात कर ली, और खरीदार सिर्फ 2 ही लोग हैं और कोई नहीं है। आऊंगा दिव्या जी आपके पास। जब देखो तब देखिए चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रताप जी आपकी, भानु शर्मा जी की, जो कुछ कोठारी जी ने कहा आपने कहा, लेकिन सरकार तो कह रही है केंद्रीय बजट में कि 25,000 किलोमीटर हाईवे की बात है, 80 लाख मकान की बात है, 500 वंदे भारत ट्रेन की बात है, किसानों के खाते में सीधे MSP डालने की बात है। मनोज जी, मैं भी किसान हूं, और जब MSP पे हम सरकारी खरीद पर हूं, किसान हूं मैं, और जब मैं समर्थन मूल्य पर अपनी फसल देता हूं तो डायरेक्ट मेरे खाते में पैसा आता है। नई बात कौन सी है जी? कोई नई बात नहीं है। डायरेक्ट आज भी पिछले 5 सालों से डायरेक्ट RTGS के माध्यम से पैसा खाते में आ रहा है, मध्य प्रदेश में आ रहा है। ये लोगों को, वही मैं कह रहा हूं, जुमलेबाजी की सरकार है, जुमले बना दिए, जुमले बता दिए, अमृतकाल घोषित कर दिया। अरे ये क्या 25 साल आगे की बात अमृतकाल चलता रहेगा? बजट 1 साल का होता है क्या? कौन सी बात कर रहे हैं? क्यों भ्रमित कर रहे हो देश की जनता को? ताजा बजट जो 22-23 का प्रस्तुत किया है, इसके आंकड़े बताइए, इसका विजन बताइए, इससे कहां राहत पहुंचेगी ये बताइए। वो कोई जिक्र नहीं है उसमें। कैसे आमदनी बढ़ेगी, कैसे पर कैपिटा बढ़ेगा? उन्होंने कहा कि ग्रोथ 8 से 8.5% GDP बढ़ेगा, पर किस आधार पर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कैसे MSME सेक्टर को मिलेगा, कैसे किसान की आमदनी दुगनी होगी? इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। इससे ज्यादा घटिया साधारण बजट पिछले 8-9 वर्षों में भी नहीं आया होगा। पता नहीं ये औपचारिकता क्यों पूरी की गई है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये कल से मैं देख रहा हूं, जो हमारा सर्वे आया ना, जो इकोनॉमिक सर्वे, वो भी ये कह रहा है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। आज 5 लाख करोड़ रुपया अनस्पेंट मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो खर्च नहीं किया गया। ये 5 लाख करोड़ क्या रोजगार सृजन में खर्च नहीं हो सकता था? ये 5 लाख करोड़ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं हो सकता था? ये 5 लाख करोड़ क्या किसानों को राहत देने में, किसानों के समर्थन मूल्य में नहीं आ सकता था? इसका हिसाब दिव्या जी बता दें, क्या है 5 लाख करोड़ क्यों बचा है? ऐसे कई सवाल और तर्क हैं, लेकिन चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए बाद में इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा भाग लेंगे। राजेंद्र जी आपका, शर्मा जी आपका, दिव्या जी आपका, शमशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम हैप्पी सर, नो सर, आई एम वेरी अनहैप्पी, आई विल गिव यू अ कॉल। थैंक यू। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीदों वाले बजट की बात हो रही थी, और सबकी अपनी उम्मीदें हैं, सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने सवाल हैं। उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की हमने इस चर्चा में, और इस चर्चा को हम और भी अभी आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं नेताओं की आ रही हैं, वो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए, और ये ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। ये किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है।
हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ये महिला सशक्तिकरण का, युवाओं को रोजगार देने का, गरीब और किसान के कल्याण का और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें रक्षा बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 25% बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह बजट जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट आया है। रोजगार, विकास और जनहित में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। अधोसंरचना का पूरा ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि कोई विषय अछूते नहीं रहे हैं। इस पूरे बजट में सभी वर्गों का, सभी के हितों का ध्यान रखा है। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी यह बजट इतना जनता के हित का बजट प्रस्तुत किया है, यह वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट पूर्व उन्होंने सारे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुला करके उन्होंने बजट पूर्व चर्चा की थी, सुझाव आमंत्रित किए थे और उन्हीं को कहीं न कहीं अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। देखिए, बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, लेकिन यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी में उलझाया गया और कागज के पुलिंदे के समान साबित हुआ है। उम्मीद थी कि कोई बड़ी बड़ी राहत की घोषणाएं इस बजट में देखने को मिलेगी, लेकिन जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। जो थोड़ी बहुत घोषणाएं, वो भी 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए उस राज्यों से जुड़ी हुई योजना, जैसे केन बेतवा उत्तर प्रदेश चुनाव, इस तरह की योजनाओं को शामिल किया गया। यदि बात करें तो सरकार ने खुद आर्थिक सर्वेक्षण में माना है कि महंगाई को बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा कारण है ईंधन की कीमतों में इजाफा। फिर क्या कारण है कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतों के अंदर एक्साइज ड्यूटी से लेकर टैक्सों में कोई राहत नहीं दी गई। यदि बात करें तो आम जनता बड़े लंबे समय से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की और राहत की मांग कर रही थी, तो इसकी छूट की सीमा क्यों नहीं बढ़ाई गई। यदि बात करें तो वर्षों से किसानों की आय दोगुनी का सपना दिखाया जा रहा है, आज उस पर कोई बात नहीं। एमएसपी की गारंटी की किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जब से 3 कृषि कानून रद्द हुए, किसान एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो अभी भी कहा है कि एमएसपी पे खरीदी करेंगे, गारंटी की कोई बात नहीं की गई। रोजगार का हर वर्ष दावा करते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब नया दावा कर रहे हैं कि 60 लाख नई नौकरियां सृजित करेंगे, तो पुराने 2 करोड़ रोजगार के दावे का क्या हुआ। रोजगार को लेके कुछ नहीं, महंगाई को लेके कुछ नहीं, आम जनता के लिए कुछ नहीं, छोटे उद्योगों के लिए कुछ नहीं, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं। महिलाओं की देखा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। यदि बात करें तो कह रहे हैं कि ट्रेनें चालू करेंगे, वंदे जो 400 ट्रेनें चालू करेंगे, तो पहले ही आपने रेल किराया इतना बढ़ा दिया, माल भाड़ा इतना बढ़ा दिया, तो आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। अभी भी कह रहे 25 साल के ब्लू प्रिंट दिखाएंगे। अरे 2 साल बाद आपका कार्यकाल खत्म होने वाला, 7 साल में आपने कुछ नहीं किया, तो आप बचे 2 साल में क्या करेंगे। अभी भी झूठे सपने दिखा रहे 25 साल के।